जीवन में मुझे तो बड़ी सामान्य सी बात लगती थी, लेकिन दूसरे लोग जो मेरे संपर्क में रहे, मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स, मेरे पेशेंट, मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि वो ये कहते तुम गांधी जी हो क्या। तो ऐसा लगता है कि अगर जो बच्चे होते हैं, जो किशोरावस्था में होते हैं, अगर उनको हम ये जो हमारे महान नेता हैं बापू शास्त्री जी, इनके संस्मरण जैसे अभी राणा जी शेयर कर रहे थे, उनसे परिचय कराएं, उनके आदर्शों से, तो हमें आगे जा करके जब वो बड़े हो जाते हैं तो हमें उनको सही गलत सिखाना नहीं पड़ेगा। तुम्हें किस दुकान पर जाना है, शराब की दुकान पर जाना है या वहाँ नहीं जाना है, आप अगर डॉक्टर हैं या कोई और प्रोफेशनल है, आपके आदर्श क्या होने चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, आप नींव सही डाल दीजिए। और नींव डालने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि ये जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, हम इनके जीवन की जो सच्ची घटनाएं हैं उनसे उनका सही उम्र में परिचय करवा दें। आप इसको बाद में नहीं डाल सकते हैं किसी के दिमाग में, जो वो बच्चे की नींव पड़ रही होती है उस समय डालिए। तो एक मास्टर प्लान की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि एनर्जी फॉलोज इंटेंशन। आप जब किसी चीज को चाहते हैं करना, तो अपने आप प्रकृति और ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसके लिए वो परिपाटी तैयार कर देती है। मैंने कभी शायद प्लान नहीं किया होगा कि मैं गांधी जयंती अनासक्ति आश्रम में मनाऊंगी, पर गांधी जी से मेरा लगाव बहुत ज्यादा रहा है। तो आज देखिए, मैं आई थी किसी और कार्यक्रम के लिए। गांधी जी एक बहुत होलिस्टिक पर्सनैलिटी है। अगर आप देखें कि वो नॉन वायलेंस की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, तो जब हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो अगर एक व्यक्ति जो अंग्रेजों की पूरी सेना को, सबको देश से निकाल सकता है, जिसके हाथ में कोई भी एक छोटा सा चाकू भी नहीं था, तो हम संसाधनों की कमी की बात जो कर रहे हैं, संसाधनों की कमी सिर्फ यहाँ पे होती है मन में। आपको मन में वो इच्छा होनी चाहिए, संसाधन प्रकृति आपके लिए जुटा देगी। ये एक जो मुझे सीखने को मिला गांधी जी से। दूसरा, आप जिस चीज को मानते हैं, जिस आदर्श की बात करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारिए। अगर आप कहते हैं कि खादी जरूरी है और आप सूट बूट पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लंगोटी पहन रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, तो अगर आप दूसरे लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो आपके जीवन में दिखना चाहिए, तभी वो सामने वाले को समझ में आता है। आज की जो राजनीति में नेता लोग हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और शायद इसीलिए वो पब्लिक से अपना कनेक्ट नहीं बना पाते हैं। तो गांधी जी को बोलना नहीं पड़ता था कि चलो भैया अभी बुलाओ सबको, आज दांडी यात्रा के लिए जाना है। वो बोलते नहीं थे, वो सिर्फ एक बात कहते थे कि ये हम करने जा रहे हैं, पब्लिक उनके पीछे जाती थी। आज की डेट में अगर आपको कोई एक कार्यक्रम भी करना है तो पहले आप उसकी मार्केटिंग करेंगे, पहले आप उनको कुछ टिफिन का लालच देंगे, कुछ बस का लालच देंगे, तब वो 10 लोग इकट्ठा होते हैं। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में वो चीज़ नहीं है। अगली चीज़ जो गांधी जी से मैंने सीखी कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य रखें और उसको पहचाने, थोड़ा सा ईश्वर के संपर्क में रहें, प्रकृति के संपर्क में रहें। स्वास्थ्य की उन्होंने एक बहुत होलिस्टिक, न केवल उसको अनुभव किया और इसको फायदा भी उठाया। 40 दिन 45 दिन जो व्यक्ति पानी पे जिंदा रह सकता है, आज की डेट में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, एनर्जी कैप्सूल्स आ गए हैं, एनर्जी बार्स आ गई हैं, एंटीऑक्सीडेंट और पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। हम लोग एंटी एजिंग का ट्रीटमेंट करते हैं, मेरे पास लोग आते हैं जिसमें 2 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर जो सीरम होता है उसको लगा के जूनियर ठीक हो जाती हैं। उनकी कीमत 35,000 40,000 तक जाती है और लोग उसके लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं होने के कारण वो झुर्रियाँ और वो एनर्जी लेवल नहीं है। उनको 2 दिन व्रत रखने को कह दो, वो नहीं रख पाएंगे। गांधी जी इतना सिंपल भोजन करते थे और 40 दिन तक पानी पे सर्वाइव कर सकते थे। तो जो नेचुरोपैथी का जो सिद्धांत था, जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हमारे अपने कल्चर में थी, उसमें बहुत कोई पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पैसे कम हो जाएंगे। जो आप खाना खा रहे हैं, जो आप बाहर से रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं या पैक्ड फूड खा रहे हैं, उसकी लागत शायद आपकी एक दिन की, अगर आप एक फैमिली अगर घूमने जाती है तो एक एवरेज बजट 5,000 के आसपास होता है तीनों मील्स का। अगर आप प्राकृतिक भोजन खाते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, तो शायद आपका वो बजट 500 रुपये होगा और आप ज़्यादा स्वस्थ होंगे। आप ज़्यादा, डायबिटीज़ कैपिटल बनने जा रहा है इंडिया हमारा 2020 में। ये माना जा रहा है कि हमारे देश में 1/3 लोग डायबिटिक होंगे। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आप काउंटिंग कर लेंगे तो हर 3 में से 1 व्यक्ति डायबिटिक होने जा रहा है। तो
कितना आप दवाइयों पे खर्च करने जा रहे हैं वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो गांधी जी जो नेचुरोपैथी फॉलो करते थे, उनका जो डाइट था उसको भी मैंने पढ़ा जब यरवदा जेल में थे, वहाँ पे भी उनके स्प्राउट्स और वो चीज़ें होती थी, उनके अलग अलग तरह के फास्ट होते थे। इसको मैं मेडिकल फास्टिंग कहती हूँ, क्योंकि हमारे जो धार्मिक व्रत हैं उनको तो हम लोगों ने सब चौपट कर दिया है, उसमें इतने व्यंजन बना लिए हैं कि मुझे लगता है कि जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं उससे भी ज़्यादा वो खतरनाक खाना हो गया है। तो दूसरे जो दूध वगैरह का सेवन है, तो गांधी जी बहुत प्यार से बकरी पालते थे और उसको घास अपने हाथ से खिलाते थे, तब उसका दूध थोड़ा बहुत लेते थे क्योंकि प्रोटीन की कमी थी उस समय हमारे भोजनों में। लेकिन अब हमारे यहाँ दालों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो गाय को एकदम फैक्ट्री में पालना, एक फार्मिंग करना, उनको जबरदस्ती प्रेग्नेंट करना, इंजेक्शन देना, मशीन से दूध निकालना, मुझे लगता है कि शायद अब हम लोगों को जानवरों को छोड़ देना चाहिए। और गाय के ऊपर भी सबसे बड़ा जो हमारी गाय के प्रति, माँ के प्रति पूजा होगी वो ये कि उसको सिर्फ बछड़े के दूध के लिए छोड़ दीजिए। अभी कुछ लेटेस्ट स्टडीज भी ऐसी आई हैं जिसमें ये हो रहा है कि उनके जो मिल्क है उसमें इस तरह के कुछ प्रोटीन्स हैं जो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि माएँ इतनी बिजी हैं, वर्किंग हो गई हैं, पैसे कमाने में लग गई हैं, उनके पास अपने घर का अनाज साफ करने का टाइम नहीं है, उसको खुद तैयार करने का टाइम नहीं है, सब्जी खरीदने का टाइम नहीं है, सब हर चीज़ की आउटसोर्सिंग है। बच्चे की देखभाल करने के लिए केयर टेकर है क्योंकि माँ पैसे कमा रही है बाहर। तो अल्टीमेटली आप बच्चे को देना क्या चाहते हैं? तो इन सब जो बेसिक चीज़ें हैं उनको खुद से करने का समय निकालिए। आप जो पैसे कमा के भी कर क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं? आप किसी रेस्टोरेंट में घुमाने ले जा रहे हैं, किसी महंगे स्कूल में भेज दे रहे हैं, उससे उसका व्यक्तित्व नहीं बन रहा है, उसका स्वास्थ्य नहीं बन रहा है। आपने दिन भर काम करके पैसे कमाए और रात में आपके पास फुर्सत नहीं थी, आपने मैकडोनल्ड से या पिज़्ज़ा हट से या KFC से कुछ ऑर्डर कर दिया। वो किस एनर्जी से बनाया गया है खाना, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी साफ सफाई क्या है, वो कभी भी आपकी अपनी जो प्रिपरेशन जो माँ बच्चे के लिए करेगी उसको मैच नहीं कर सकता। यही सब कारण है कि स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो स्वास्थ्य वापस तब आएगा जब हम अपना जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है, हमारा जो मंडुए का आटा है, बल्कि मैं एक कैंप करने जा रही हूँ कपूर अंकल के रिसोर्ट में, जिसमें मैंने सबसे पहले डॉक्टर्स और IAS ऑफिसर्स और इंजीनियर्स को ही इनवाइट किया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है एग्जैक्टली। इतना कन्फ्यूजन है। अमेरिका जो बेच रहा है हम वो खा रहे हैं। हमारा जौ था और हमारे गांव में 50 पैसे में आप मुट्ठी भर जौ ले आइए और उसका सत्तू बना लीजिए या उसकी लैया बना लीजिए, बहुरी बोलते हैं हमारे गांव में। मैं इलाहाबाद में पैदा हुई हूँ, शास्त्री जी के शहर में। तो वो जो 50 पैसे का मिल रहा था वो हमारे घर में फेंका फेंका घूम रहा था, आज मिलता भी नहीं है। आप कहीं पता करने जाइए कि जौ की लैया मिलेगी, नहीं मिलेगी आपको। ओटमील आपको हर सुपर स्टोर में मिलेगा, 100 ग्राम का पैकेट 100 रुपए का होगा। उसको लोग बड़े शौक से खरीद के लाएंगे और बड़ा स्टेटस सिंबल की तरह सोशल मीडिया पे फोटो भी डालेंगे कि आजकल मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली जो अमेरिका ओटमील बेच रहा है वो रिफाइंड ओटमील है, उसकी वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो आप 100 गुना और 10 गुना ज्यादा दाम दे रहे हैं उन चीजों के लिए जिसको आप अपने लिए स्वास्थ्यवर्धक समझते हैं, पर वो वास्तव में है नहीं आपके लिए। और हमारा जो अपना ओरिजिनल था खाना, हमारे घर में चने की दाल की रेसिपीज बनती थी या मंडुए की रोटी बनती थी, और कपूर अंकल ने मुझे साग बताया, कावा कुछ ऐसा कापा 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 कापा। तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर की है कि यहाँ की क्या ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं। हमारे, मैं यूपी से हूँ तो यूपी की क्या ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं, और उनको इंक्लूड करके वो एक 4-5 दिन का प्रोग्राम बनाया है। और उसके साथ में एक विजिट मैंने यहाँ अनासक्ति आश्रम की भी रखी है अपने गेस्ट के लिए, क्योंकि जो यहाँ पे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, असंग्रह की बात हो रही है। अगर हम ये अपने जीवन में अडॉप्ट कर लें तो बीमारी तो कभी आएगी ही नहीं, और ना कभी हमको अपने बच्चों को मॉनिटर करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व में आ जाएगा। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी किस्मत की बात है कि मैं अपने ये विचार आप लोग से शेयर कर पाई हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम्हारी जो एज है वो दिखती नहीं है, तो शायद इसीलिए कि कहीं ना कहीं मैं अपने प्रकृति से, अपने रोल मॉडल से जुड़ी रही हूँ, जुड़ाव बना रहा है। मुझे लोग कहते हैं अरे आजकल डॉक्टर्स के पास जाओ तो लूटने के लिए तैयार रहते हैं, जबरदस्ती की जांचें लिख देते हैं। लेकिन मेरे अपने जीवन का, मुझे 15 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मेरा फीडबैक हमेशा यही रहा है कि मेरे पेशेंट आकर के बोलते हैं कि किसी ने आपका नाम लिया था और ये कहा कि वहाँ चले जाना, वो तुमको एकदम जेन्युइन सलाह देंगे
और कई पेशेंट ऐसे आते हैं, कहते हैं अरे डॉक्टर साहब ये फीस तो ले लीजिए कम से कम अपनी। तो शायद वो उसके लिए मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता है, मुझे कुछ अपने आप को पुश नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप मेरे व्यक्तित्व में आ गया है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी अगली जो जनरेशन हैं, जो बच्चे हैं, उनको इन आदर्शों से संपर्क करवाएं, ऐसी जगहों पर लाएं। और पलायन की एक बात हो रही थी, तो पलायन मुझे लगता है शायद हमारे जैसे लोग पलायन करके उन शहरों से यहाँ आना चाहते हैं। बस हमारे कई बार चीज़ें फेवर में होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। अब मुझे लगता है इतने बिजी शेड्यूल में मेरे 2 क्लिनिक हैं, एक लखनऊ में, एक दिल्ली में, और मेरे हस्बैंड के 4 क्लिनिक हैं। वो लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात करते हैं। हम दोनों की क्वालिफिकेशन एलोपैथिक है, MBBS MD किया है हमने, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने इन चीज़ों को देखा तो ये पाया कि जब तक हम इन सारे ऑल्टरनेटिव सिस्टम को और लाइफस्टाइल को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने तो एलोपैथी की प्रैक्टिस ही छोड़ दी है। उनके दिल्ली में 4 क्लिनिक है और सारे लाइफस्टाइल मेडिसिन की ही बात करते हैं, क्या खाना है, कैसे रहना है। हठ योगा से वो लोगों के घुटने ठीक कर देते हैं, जो अभी तक सर्जरी से टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ करता था, जिसमें 2-2.5 लाख का खर्चा था। अभी सरकार ने उसको थोड़ा सस्ता किया है, लेकिन आज भी वो 1 लाख से कम नहीं है, 1-1.5 लाख के आसपास है। तो वो सर्जरी होती है और उसके बाद भी ये कुछ कंफर्म नहीं होता है कि वो चल पाएंगे ठीक से या नहीं। और यूजुअली 60-70 के ऊपर में सर्जरी करना भी थोड़ा रिस्की होता है। तो उसको उन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप किया है जो हठ योगा, अयंगर योगा से करते हैं। तो बिना सर्जरी के वो लोगों को पेन से फ्री कर देते हैं और लोग चलना शुरू कर देते हैं। और उसका खर्चा ऑलमोस्ट 1/4 है जो सर्जरी का खर्चा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनके पास लोग आ रहे हैं इस इलाज के लिए। तो अगर आप एक सही चीज लोगों को देंगे तो उसके कदरदान है। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, हर आदमी खुश रहना चाहता है। तो उसके बस ये है कि उसके आप वो करिए, सफाई जरूर होनी चाहिए यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग वहाँ से यहाँ पे रहे, हम अपने जो संसाधनों की बात है, जब लोग आएंगे उनके पास जो भी पैसा है, जिस तरह की भी वो सपोर्ट कर सकते हैं, उनके कनेक्शंस हैं, वो भी बाहर के लोग भी करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप अपने जो लोकल लीडर्स हैं या DM हैं उनके ऊपर ही सारा प्रेशर डालें। तो मेरी वाइस चांसलर जी से मुलाकात हुई यहाँ अल्मोड़ा में, तो वो काफ़ी सारे ऐसे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक वीड होती है, उसको हम लोग पार्थीनियम ग्रास कहते हैं, उससे बायोफ्यूल बनाने पे काम कर रहे हैं। और भी उन्होंने कई सारी चीज़ें की हैं कि एक उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि किसी ने अगर ड्रिंक कर रखा है तो वो कार नहीं चला पाएगा, उसकी कार स्टार्ट ही नहीं होगी। इसका पेटेंट हो गया है उनका और होंडा वालों ने उसको बाई भी कर लिया है। तो थोड़ा सा इनोवेशन की भी ज़रूरत है और थोड़ा सा प्रिजर्व भी करिए। अभी पूजा दीदी बोल रही थी कि बच्चों का पार्क नहीं है। मुझे लगता है कि आपको एक आर्टिफिशियल पार्क बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो नेचुरल चीज़ है बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। मेरे बच्चे गाँव जाते हैं तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय इसके कि मैं उनको किसी सिंगापुर के जो डिज़ाइनर आर्टिफिशियल पार्क होते हैं, बड़ी बड़ी झूले और वो सब होते हैं, उससे ज़्यादा वो गांव जाकर एंजॉय करते हैं। उनको नेचुरल वाटरफॉल में भेज दीजिए और उनको नेचुरल खेत में भेज दीजिए। उनको थोड़ी फ्रीडम जरूर देनी पड़ेगी आपको। जैसे अगर टूरिस्ट कुछ उस तरह के हैं कि नहीं जी मेरे बच्चे को मिट्टी लग जाएगी, तो शायद वो उनके लिए आपको पार्क बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चे मिट्टी में खेलें, उनको मिट्टी से वापस टच मिलना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन करें, जो है जैसा प्रकृति ने बनाया है उसको वैसे ही संवार के रखें। आप जो थे, मेरा जो मैं बहुत छोटी थी 2-3 महीने की, तो मेरे पिताजी की पोस्टिंग चमोली में थी। मैं बात कर रही हूँ सन 77 की। तो मेरी मम्मी की वो यादें आज भी हैं। वो कहती थी अंगीठी में खाना बनता था और पहाड़ की औरतें थी ऊपर से लकड़ी लेकर के आती थी। तो वो कहानी इतने मन से मुझे सुनाती हैं वो, और वो तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं पहाड़ जरूर जाऊंगी, मैं शायद पहाड़ पे ही बस जाऊंगी। तब हम लोग मतलब लखनऊ में सेटल में। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपना जो ओरिजिनल चीज़ है उसको संवार के रखें, उसको बचा के रखें, तो आपको बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे। और वो आप बाकी जो बड़े शहर हैं जहाँ पे स्पॉइल हो रहे हैं, कल्चर की भी प्रॉब्लम है, एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो सारे यहाँ आएंगे और आपको भी सपोर्ट करेंगे और ऑब्वियसली उनका भी स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही होगा। तो आप लोगों की शुभकामनाएं चाहती हूँ। मेरा जो पहला प्रोग्राम है डिटॉक्स रिट्रीट नाम रखा है इसका मैंने, मतलब वापस हम अपने में जा रहे हैं, अपनी प्रकृति की गोद में जा रहे हैं। और हिमालय यहीं सामने है, इनसे अच्छा प्रहरी हमारा कौन हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद मैं अपने
इस मंतव्य में सफल होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धैर्य से मेरी बात सुनने के लिए, मेरे इमोशनल जो उद्गार हैं उनको सुनने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू।